नमस्कार, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज मोदी सरकार ने तीसरी पारी के 100 दिन पूरे कर लिए। खास बात यह रही कि एनडीटीवी पर मोदी सरकार के कई मंत्री आए और सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि तीसरी पारी में आखिर आपके लिए और देश के लिए सरकार का एजेंडा है क्या। आइए देखें एनडीटीवी पर आकर क्या कहा मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने। दो इमेजेस हमारे दिमाग में डोमिनेट कर रही थी। वो पोलैंड से कीव की प्रधानमंत्री की रेल की 10 घंटे की यात्रा और हमारे एनएसए का जा करके पुतिन को ब्रीफ करना कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में क्या किया है। इसको जरा आप अपने अंदाज में, अपने पर्सपेक्टिव में हमको समझाइए। जैसे कि आप जानते हैं, आज तीसरे कार्यकाल में के 100 दिन हो चुके हैं और क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, हम शुरू से हमारी तैयारी शुरू से थी और एक किस्म से मैं कहूँगा वी गॉट ऑफ टू अ वेरी फास्ट स्टार्ट। अब इसमें विदेश नीति के क्षेत्र में दो परिप्रेक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक की जो भारत की जो प्रगति, उन्नति, नेशनल डेवलपमेंट के टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम विदेश नीति के माध्यम से उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो कुछ जो कूटनीति और जो विजिट्स वगैरह जो हुई हैं, बातचीत जो हुई हैं, वो उसके संदर्भ में है। दूसरा कि हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि दुनिया में स्थिरता रहे, शांति हो, और क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरत है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप पिछले 100 दिन देखेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, उनकी बातचीत बहुत सारे विषयों पे हुई, पर एक अगर मैं किसी को मैं कुछ प्रायोरिटी दूंगा तो वो सेमीकंडक्टर्स का विषय था। या इनकमिंग विजिट में इनके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया कि हमारी स्किल मैन पावर जो है वो मलेशिया जाए। तो एक तो मैं कहूँगा डायरेक्ट इकोनॉमिक इश्यूज़ थे और इसमें बहुत सारे देश हैं जो हमारे जो नए कार्यक्रम, नए इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि 12 इंडस्ट्रियल नोड बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे ले जाने वाले हैं, जो स्किलिंग और टैलेंट जो है इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे देश जुड़ना भी चाहते हैं और हमारे और ख़ासकर पीएम के जो पर्सनल कनेक्शंस और उनके प्रयास के कारण ये जुड़ाव जो है ये आगे बढ़ रहा है। दूसरा विषय, और आपने यूक्रेन और मॉस्को की बात की, मैं कहूँगा कि हमारा योगदान जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये युद्ध अब तीसरे साल, इसका अब तीसरा साल है। इसके अलावा कुछ और भी तनाव हैं, जैसे आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में, गाज़ा में, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो हम जो हैं शांति के पक्ष में हम क्या कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं जुलाई में रूस गए थे, उसके बाद अगस्त में यूक्रेन गए थे। तो इसमें जो है और हमारी इसमें बाकी देशों के साथ भी बातचीत हो रही है, G7 के सदस्य जो हैं उनके साथ भी हो रही है। तो उसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा ये दो बड़े विषय हैं पिछले 100 दिन में। उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 अलग अलग प्रजातियां जो अनाज की भी हैं, बागवानी फसलों की भी है, उनकी 109 किस्में रिलीज की गई। ये वो किस्में हैं जिनमें कम पानी लगेगा, ये वो किस्में हैं जो ज़्यादा तापमान में भी अच्छी पैदावार देगी, ये वो किस्में हैं जिनमें समय बहुत कम है। जैसे बाजरा की एक किस्म है, आमतौर पर बाजरा 110 से 120 दिन में आती है, फसल पक के तैयार होती है। इसमें 70 दिन में ही फसल पक के तैयार हो जाएगी और किसान के घर आ जाएगी। तो एक उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न हुए हैं। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाने के, क्योंकि इनपुट कास्ट कई बार इतनी हो जाती है कि फ़ायदे की खेती फिर करना कठिन हो जाता है। तो दूसरे जो काम हुए हैं, उत्पादन की लागत घटाने के प्रयत्न हुए हैं। तीसरा, उत्पादन की ठीक कीमत देने के लिए, जैसे मैं एक ही फैसले की जिक्र करूंगा। अभी पिछले दिनों हमने तय किया कि विदेशों से जो खाद्य तेल आयात हो रहा था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी थी 0%। उसलिए सस्ता खाद्य तेल, वो भी फैसला इसलिए हुआ था कि तेल
बाज़ार में उपलब्ध रहे, उपभोक्ता को सस्ता मिले। लेकिन सोयाबीन के दाम काफ़ी गिर गए थे अब, और इसलिए हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी जाएगी, और बाकी सेस मिला के जो इफ़ेक्टिव होगी वो 27.5% होगी। अब बाज़ार में आप देखेंगे तो धीरे धीरे सोयाबीन के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिले, इसलिए फैसला किए गए। रिफाइंड ऑयल पे भी यही फैसला किया गया जो बाहर से आता है, ताकि हमारे यहाँ का बाज़ार और हमारे यहाँ का उद्योग भी सर्वाइव कर पाए। और उद्योग की ज़रूरत होगी तो सोयाबीन ज़्यादा खरीदेगा, सरसों और मूंगफली खरीदेगा, तो इनकी कीमत बढ़ेगी। हमने तय किया प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40%, वो घटा के हमने 20% कर दी, ताकि प्याज और एक्सपोर्ट हो और किसान को ठीक दाम प्याज के मिल सके। 2040 तक ये कहा गया आपके मंत्रालय की तरफ से कि 4.5 ट्रिलियन से अधिक के इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी इस सेक्टर में। आपको लगता है कि 2031-32 तक 30,600 किलोमीटर का जो हाईवे का नेटवर्क है, वो जो लक्ष्य आपने रखा है वो पूरा हो पाएगा? 100% होगा। पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है। हम एक रोड बनाते हैं, उसको 15 साल तक तो इन्वेट मॉडल में डालते हैं, कभी मोनेटाइज करते हैं, तो जितना चाहिए उतना पैसा हमको मिलता है। लेकिन एक चीज़ सर और भी है जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ है। रिसेंटली देखा गया बहुत से हाईवेज टूट रहे हैं, क्रैक्स पड़ जा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, और क्योंकि आपका ऐसा क्लीन पोर्टफोलियो रहा है और ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी ने कोई काम किया तो ख़राब हो ही नहीं सकता, पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे कि जो काम किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन का, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसे कि बरसात जो है एबनॉर्मल हो रही है, बादल फट रहे हैं, बरसात आ रही है, बाढ़ का प्रमाण बढ़ रहा है, और इसके कारण डांबर और पानी की दुश्मनी है। तो रोड खराब हुए इसके लिए नहीं, बरसात ज़्यादा होने के कारण भी रोड उखड़ रहे हैं। सब जगह रिपेयर का काम चालू है, और अभी हमने एक सब पॉलिसी लिया है कि बिटुमिन के रोड बरसात में नहीं टिकते, पानी में नहीं टिकते, तो उसका सरफेस को हम टेस्ट करेंगे, और मिनिमम स्टैंडर्ड अगर होता है तो उसको 8 इंच वाइट टॉपिंग यानी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और कंक्रीट करने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से सॉइल कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल है, कोई मुरबाड़ होती है, हिमालय टेरिन जो है वहाँ पहाड़ों के लिए प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, हिमालय पत्थर ही नहीं है, मिट्टी है। तो नेचुरली जियोलॉजी हर जगह की अलग अलग है, पर हम इसमें काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई करेंगे, मेंटेनेंस वाले उनको ऊपर भी कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टर करेंगे और उनको सिस्टम से बाहर कर देंगे। आपने हिमालय की बात की नितिन जी, जो 4 धाम योजना है उसकी जगह जगह पर ब्लॉकेज की खबरें आती रहती हैं। आपने जैसे कहा कि हिमालय खुद टूटते रहते हैं, बारिश हो रही है, इसका इलाज क्या है? क्या विकास और पर्यावरण ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जब बादल फटा था तब काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, विशेष रूप से ये उत्तराखंड में जी। अभी हमने स्विट्ज़रलैंड से कंसल्टेंट लाकर एक नया प्लान बनाया, उसमें से 750 किलोमीटर हुआ, आखिरी 150 किलोमीटर अब करने हैं। अब सोच रहे कि जहाँ ऐसे ही होता है तो टनल ही बनाए, टनल का खर्चा ज़्यादा आता है। तो एक प्रकार से ये सब काम करते समय दिक्कतें हैं, और वहाँ का जो हिमालय टेरिन की जो जियोलॉजी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है। फिर भी हम वर्ल्ड में अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई की है, वैसे अब हमने लैंडस्लाइड स्पॉट भी आइडेंटिफाई किए हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर आखिर ये जो नेचर है, इसके सामने कितने भी प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं कमियां होती है। जब मोदी जी सरकार में आए तो देश में ईज़ ऑफ गवर्नेंस के विषयों को लेकर के एक अनइजीनेस थी। कारण ये था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार पे उस समय अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सरकार के अनेक मंत्री जेल जा रहे थे, उनका गठबंधन टूट गया था और देश ने देखा था कि देश लगातार एक निराशा के दौर में था। ऐसे में सहूलियतों के साथ, नए रिफॉर्म्स के साथ, पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ देश को आगे बढ़ा जाए, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि गवर्नेंस में जो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उसको हम कैसे टेक्नोलॉजिकल माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा है कि सरकार ने इसी साल 10 साल जनधन के पूरे होने के मनाए हैं।
तो जनधन, आधार और मोबाइल, जो जैम का जो एक त्रिवेणी थी, उस त्रिवेणी के माध्यम से अब जब आगे बढ़ा और उसके बाद देश में अनेक नए कार्य और अनेक नए विषयों को आगे लेकर के निरंतरता के साथ आगे बढ़ा। मोदी 3.0 का अर्थ है कि हम विकास के तीसरे और बड़े पायदान की ओर जा रहे हैं, जिसमें भारत समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विकास की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हिमालयन रीजन चीन के बॉर्डर के साथ जो हो रहे हैं, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट को बुला के पूछ लीजिए। मैं खुद ऑपोजिशन एमपी था, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि उस समय का सरकार, कांग्रेस सरकार को बोलते थे कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दीजिए, हमारा वहाँ रास्ता बनाइए, ब्रिज बनाइए, गरीबों का आवाज़ सुनिए। सुनते नहीं थे। अंत में उनके डिफेंस मंत्री AK एंटोनी साहब ने ही कह दिया, वो भी पार्लियामेंट में, कि कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि रोड बने, ब्रिज बने और हमारा बॉर्डर एरिया विकास हो, क्योंकि वो डर है कि चाइना उसी का इस्तेमाल करके आएंगे। लेकिन मोदी जी ने 2014 में बदल दिया है। 2014 के बाद इतना तेजी से बॉर्डर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कैंप बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लग गए हैं, रोड बन गए हैं, हमारे वहाँ बिजली पानी सब पहुँच गए हैं। अब चीन भी नाराज़ हो गए हैं। चीन उल्टा कंप्लेन कर रहे हैं कि भारत इतना तेज़ी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं। तो कांग्रेस के ज़माने में चीन बहुत खुश थे, क्योंकि जो चीन चाहते थे वही कांग्रेस करते थे। यानी कि कांग्रेस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे चीन के डर से। किसी भी सरकार के 100 दिन में आप पहले देखोगे कि मंत्रालय में मंत्री और अफसरगण अपने आप को सिस्टम के साथ एक साथ मिलाने में समय लग जाता है। लेकिन 100 दिन के अंदर एक एक 10-10 दिन की अकाउंट प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ली है। टारगेट्स उन्होंने 100 दिन के लिए सेट किए। पिछले लोकसभा चुनाव में जाने के पहले सारे सचिवों के साथ, ताकि जब शपथ लिया गया मंत्री के रूप में या अफसर के रूप में, आप यू हिट द ग्राउंड रनिंग, दौड़ते दौड़ते आप शुरुआत करो। और अगर आप कहीं भी आप देखो, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आप देखो, आज करीब करीब 11 लाख 100 दिनों में लखपति दीदी आज बन चुकी हैं। करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ देश में आज अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुद्रा के ऋण में बढ़ोतरी की गई है, जो 10 लाख रुपए तक सीमा होती थी उसे 20 लाख रुपए तक लिया गया है, ताकि चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे युवा पीढ़ी की बात करें, एक नई सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी लेके आए कि नौजवानों की कौशल विकास के लिए एक नई सोच और विचारधारा। हमारे करीब करीब 406 नए एकलव्य विद्यालय की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां करीब करीब 1,23,000 हमारे नौजवानों को प्रवेश भी मिला है। और उसी के साथ 4 करोड़ नौजवानों को कौशल विकास देने के लिए नई योजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो 100 दिन का अगर आप समय देखो तो एक एक क्षेत्र में नई नई प्रगति की गई है। और मेरे विभाग में भी, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो, नई योजनाओं की शुरुआत की गई है और क्रियान्वयन भी किया गया है। रेलवे में इन 100 दिनों में 12 नए प्रोजेक्ट, जिसमें 11 न्यू लाइन्स है, जो कई आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाली न्यू लाइन्स है, और एक मल्टी ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट, कुल मिला के 1300 किलोमीटर के प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ रुपए के अनुमान से सैंक्शन हुए हैं। 10,000 जनरल कोच बनाने का सैंक्शन हुआ है। 108 गाड़ियों में जनरल कोच की संख्या बढ़ी है। 16 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। इसमें से पहली 20 कोच वाली ट्रेन भी लॉन्च हुई है। नमो भारत रैपिड रेल, ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी ट्रेन है। उसका पहली ट्रेन कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसका। ये ट्रेन दो शहर जो कि आसपास बसे हो, 100, 150, 200 किलोमीटर के गैप में हो, उनके बीच में एक मेट्रो की तरह सर्विस देगी, रैपिड रेल की तरह सर्विस देगी। जैसे मेरठ से दिल्ली की रैपिड रेल है, वैसे ही ये पहली ट्रेन चालू हुई कल भुज से अहमदाबाद के बीच में। तो एक तरीके से हर तरह की नई सर्विसेज, चेनाब का जो
ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज है, 359 मीटर्स, वो कमीशन हुआ है। 900 किलोमीटर ट्रैक्स बने हैं। Well, it's been a very, very action-packed 100 days. I think one of the biggest stories in my constituency, which has been highly appreciated, has been the start for the first time in the history of Western Railway of a train which will go from Borivali straight to Konkan region, taking the people from Ratnagiri, Sindhudurg, Kankavli, the entire Konkan region now having an opportunity to take a train straight to Konkan and onwards to Goa, so which helps them go back home, also helps tourism from our area. And it was asked that we start this train during the Ganpati festival. Instead of that, we have started the train well before Ganpati, and it will run throughout the year. So it's a permanent new, first of its kind train service from उत्तर मुंबई, my constituency, to Goa via Konkan. सबसे बड़ा जो हमारे इस कालखंड में जो न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हुए 1 जुलाई 2024 से, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये कालखंड रहा है कि औपनिवेशिक काल के जो हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट थे, उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम मानते हैं। इसके अलावा भी हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में चाहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों के अपॉइंटमेंट का मामला हो, चाहे हमारे जो नालसा, सालसा, उसमें न्याय बंधु लीगल सर्विसेज का मामला हो, चाहे हमारे नोटरी को हम ऑनलाइन करके और डिजिटल सर्टिफिकेट देने का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं। तो 3 एजेंडा हमेशा रहा है, राम टेम्पल, धारा 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, आप लोग का कंप्लीट डोमिनेशन नहीं है। 2 एजेंडा तो पूरे हो गए और तीसरे एजेंडे पे भी काम चल रहा है। अगर हमारे जो साथी दल हैं, जो हमारे एनडीए की सरकार में भागीदार हैं, उनसे भी चर्चा हमारी चल रही है। देखिए, अभी तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक मैंडेट है और फिर राज्यों ने भी इसमें तेजी से काम किया है। उत्तराखंड में इसमें एक्ट आ गया, गोवा में पहले से ही लागू है, कुछ और राज्य भी इस दिशा में सोच रहे हैं। अभी लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री जी ने इसके कुछ संकेत दिए हैं। तो ये मानिए कि ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उसमें भी हमारा तो ये एजेंडा है ही, लेकिन हम एनडीए के साथी दलों से भी बात करके इस दिशा में हम निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। टूरिज्म का जिस तरह का भविष्य भारत में है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे हॉट डेस्टिनेशन भी होगा और मार्केट भी होगा। और ऐसा इसलिए कह सकता हूं कि भारत में जिस तरह की प्रबल संभावनाएं हैं एक तरफ, और पिछले वर्षों में जिस तरह से भारत ने प्रगति की है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से भारत की उपलब्धियों को देखते हुए भारत को जानने पहचानने का, नए सिरे से समझने का आकर्षण विश्व भर में बना है। इंडिया इज़ बिकमिंग ए न्यू पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वंस अगेन फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। एंड साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ भारत के लोगों में जिस तरह से डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ रही है, भारत में माननीय मोदी जी के प्रयासों से जिस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, और ये जो एस्पायरिंग क्लास हमारी बढ़ती जा रही है, मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, और वो भारत को देखने और जानने के लिए, अपने देश की सांस्कृतिक विविधता को, नेचुरल डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए जिस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं, भारत एक बड़ा मार्केट और डेस्टिनेशन दोनों बनने वाला है। ऐसे में भारत में टूरिज़्म के सेक्टर में नए एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के एडिशंस कैसे किए जा सकते हैं, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। ओवरऑल टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लेकर भी इस 100 दिन के कालखंड में एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है,
जिसमें हम पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र अभी प्रारंभिक पायलट 5 जगह से इसको प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में देश के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के समय हमने अमेरिका के साथ में वी हैव एंटर्ड इनटू ए न्यू अरेंजमेंट। दैट अरेंजमेंट इज़ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी चोरी से गई भी या अन्य तरीके से गई भी पुरातत्व महत्व की संपदाएं जो दुनिया के दूसरे देशों के पास में है, प्राइवेट लोगों के पास में या सरकारी म्यूजियम्स में रखी गई, उसको लाने में विशेष गति मिली है। जहां आज़ादी के बाद से लेकर के 2000 तक मात्र 13 आर्टिफैक्ट ही ऐसी एंटिक्विटीज़ ही भारत वापस लौट पाई थी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में ये आंकड़ा 350 को पार कर चुका है। और जो अमेरिका के साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल विषय है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता था, इस एग्रीमेंट के बाद में पूरी दुनिया के लिए ये एग्रीमेंट एक नज़ीर बनाए, अन्य देश भी इस तरह के एग्रीमेंट में एंटर हो पाएंगे और हमारी धरोहरों को भारत में वापस लाने में हमें बहुत सुगमता होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आंकड़ा अभी 360-65 के बीच में, ये आंकड़ा आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इससे दुगना होगा और आने वाले 3-4 साल में ये 1000 को पार कर जाएगा। 100 days, of course, the 50 lakh crore investment for the infrastructure, but as far as the R&D is concerned, it's been a very important component in 100 days. We have 1,000 crore earmarked for the venture fund in the space sector. Our astronauts are now under training for the Gaganyaan mission. Mission Mausam was launched only last week. Then BioE3 policy, which is going to be a game changer, that is biotechnology for economy, for environment, for employment, because it's our considered view that the next industrial revolution is going to be bioeconomy driven, just as the last one in the 90s was IT driven, and therefore we have already taken the lead. There's a new scheme called Vigyan Dhara, and of course the Anusandhan National Research Foundation, which was established in the last few weeks of the second term, now receives rupees 50,000 crores of support in these 100 days. So there's been a long series. I think it's a reflection of what is going to come in the 5 years, and then of course the journey to the Viksit Bharat. But in a nutshell, I would say that first 5 years we were getting rid of the baggage that had been inherited from the erstwhile full of scandals, etc. The new initiatives were taken which were consolidated in the second term, and third term is going to see a quantum leap forward when we move from the fragile 5 to first 5, then 4, and then 3, and so on.